हेलो प्यारे बच्चों, बूस्टर क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक के बारे में, यानी सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जितने भी चैप्टर में टॉपिक है पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सभी स्लाइड हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ये भी जो भी हम लोग देख रहे हैं सभी स्लाइड हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊर्जा बैंड से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभि के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कम होती है वो पहली कक्षा में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा उससे भी अधिक होती है दूसरी कक्षा में होती है। इसी तरह से ऊर्जा बढ़ती जाती है और वह अपने कक्षा की त्रिज्या को भी बढ़ाते जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम है तो इसमें रहेगा, ऊर्जा उससे अधिक है तो इसमें रहेगा, उससे भी अधिक है तो इसमें रहेगा। इसी तरह से ऊर्जा बढ़ता जाता है और इनका जो ऊर्जा स्तर का मान है वो भी बढ़ता जाता है, यानी जो कक्षा की त्रिज्या होती है वह बढ़ती जाती है। तो जो ऊर्जा बैंड होता है इन्हीं ऊर्जा स्तरों के समूह को कहते हैं, यानी ऊर्जा स्तरों के समूह को क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड बोलते हैं। अब इसमें जो बाह्य कोश होता है या उसके पहले वाले जो कोश होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अन्य परमाणुओं से संयोग करने के काम आते हैं, यानी ये अन्य परमाणुओं से संयोग करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जिन ऊर्जा स्तरों में यानी जिस ऊर्जा बैंड में संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। यानी यह वाला जो ऊर्जा बैंड दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयोजी ऊर्जा बैंड बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उससे भी अधिक हो जाती है, यानी अगर किसी वस्तु को, यदि किसी धातु को अगर हम लोग उष्मा देते हैं यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी भी ऊर्जा बढ़ेगी। जब ऊर्जा बढ़ती है तो वह इस ऊर्जा स्तर से, यानी जो ये चालन संयोजी ऊर्जा बैंड होता है इसमें से कूद कर चले जाते हैं किसमें? चालन ऊर्जा बैंड में चले जाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो अपनी कक्षा को छोड़कर इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जिस ऊर्जा बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग चालन ऊर्जा बैंड। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग चालन ऊर्जा बैंड बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड। और जो इसके नीचे वाला ऊर्जा स्तर होता है, जो ऊर्जा बैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजी ऊर्जा बैंड। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चालन ऊर्जा बैंड। यानी अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कम है तो संयोजी ऊर्जा बैंड में रहेगा, और अगर पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है तो वह चालन ऊर्जा बैंड में चला जाता है। और जब चालन ऊर्जा बैंड में चला जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन इनके बीच में जो गैपिंग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्जित ऊर्जा बैंड। क्या बोलेंगे? वर्जित ऊर्जा बैंड बोलते हैं। वर्जित ऊर्जा बैंड मतलब क्या होगा कि जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, यानी जो इसके बीच का गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्जित ऊर्जा बैंड बोलते हैं। जो संयोजी ऊर्जा बैंड होता है उसको हम दर्शाते हैं ईवी से। किससे दर्शाएंगे? ईवी से दर्शाएंगे। लेकिन जो चालन ऊर्जा बैंड होता है उसको हम दर्शाते हैं ईसी से। किससे दर्शाएंगे? ईसी से। मतलब यह ऊर्जा है जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन की होती है, और यह वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईवी बोलते हैं। और जो उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है जिसको हम लोग वर्जित ऊर्जा बैंड बोलते हैं उसको हम दर्शाते हैं ईजी से। किससे दर्शाएंगे? इसको दर्शाते हैं ईजी से। हो गया क्लियर? यानी जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको बोलेंगे संयोजी ऊर्जा बैंड, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं चालन ऊर्जा बैंड। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक। तो चालक वे पदार्थ हैं जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो सकता है, यानी जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन क्या है? चालक है। ऐसे ही सिल्वर भी क्या है? सिल्वर चालक है। कापर भी चालक है। ऐसे ही जितने भी धातु हैं सभी के सभी ये चालक ही होते हैं। इनमें क्या खासियत होती है कि जो इनके संयोजी बैंड होते हैं और चालन बैंड होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। इनमें जो गैप होगा यानी जो वर्जित ऊर्जा बैंड होगा वह बहुत ही कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो ईजी का मान होगा लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। हो गया क्लियर? अब चूँकि ऊर्जा बैंड बहुत मतलब जो ईजी का मान है यानी जो एनर्जी गैप का मान है वो बहुत ही कम है, इसलिए थोड़े से ऊर्जा पाकर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड से चालन ऊर्जा बैंड में
चले जाते हैं, जिसके वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त होती है। और जहाँ पर जिस वस्तु में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में रहेंगे उसकी चालकता अधिक रहती है। तो जो चालक होते हैं उसमें क्या होगा कि ये जो गैप होगा कम होगा। गैप कम होने की वजह से जो चालन बैंड होगा वह या तो आंशिक रूप से भरा होगा या तो पूर्ण रूप से भरा होगा। और जब इसमें पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसकी चालकता पर्याप्त होगी, अधिक होगी। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुचालक। कुचालक में क्या होता है कि जो संयोजी बैंड होते हैं और जो चालन बैंड होता है, इसके बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये वाला जो एनर्जी गैप होता है, वह बहुत ही चौड़ा होता है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाना चाहते हो तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो चालन बैंड होता है वह बिल्कुल खाली रहता है या थोड़ा बहुत भरा भी रहता है, जिसकी वजह से इसमें मतलब जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है नगण्य होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, जिसके वजह से ये जो वस्तु होते हैं जो कुचालक होते हैं उसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है। अगर ऐसे बताना कुचालक किसे कहते हैं तो वे वस्तुएं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं हो सकता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? कुचालक हैं। कुचालकों में जो Eg का मान होगा वह बहुत अधिक रहेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी यह अधिक होता है। जो Eg का मान होता है कैसे ज्ञात करते हैं? अगर इसी में से भी घटा दिया जाए तो Eg का मान ज्ञात हो जाएगा। हो गया क्लियर ये? और चूंकि ये जो एनर्जी गैप है वह बहुत ही अधिक है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी बैंड से चालन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। और जब इसमें से इसमें नहीं जाएंगे तो इसकी चालकता शून्य होगी या नगण्य होगी। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्धचालक। अब जो अर्धचालक होता है वह दोनों के बीच में होता है, यानी इसकी जो चालकता होती है वह चालकों की अपेक्षा कम होती है जबकि कुचालकों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी इसकी चालकता बीच में रहती है। वैसे तो सामान्य ताप पर जो इसका जो चालन बैंड होता है वह लगभग खाली ही होता है। सामान्य ताप पर जो इसका चालन बैंड होगा वह लगभग खाली होगा, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसकी चालकता भी नगण्य होती है या बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जब इसमें हम लोग ऊष्मा प्रदान करते हैं, यानी इसको जब गर्म करते हैं या टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या किसी भी प्रकार से अगर इसको हम लोग ऊर्जा देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिसके वजह से इसकी चालकता कुछ बढ़ जाती है। हो गया क्लियर? अर्धचालक में क्या आते हैं? जिनकी भी संयोजकता 4 होती है, मतलब जो भी तत्व हैं आवर्त सारणी में जिनकी संयोजकता 4 होती है वो अर्धचालक होते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है? अर्धचालक हैं। हाँ, इसमें जो एनर्जी गैप का मान होगा वह लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, लगभग इसके बराबर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अर्धचालक के प्रकार। क्या देखना है? अर्धचालक के प्रकार। तो जो पहला अर्धचालक है, जो पहला प्रकार है वो क्या है? निज अर्धचालक। निज अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई गई होती, यानी इसमें सिर्फ या तो अगर सिलिकॉन होगा तो सिर्फ सिलिकॉन ही होगा या तो जर्मेनियम होगा तो सिर्फ जर्मेनियम होगा। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई गई होती है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो निज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इनकी चालकता, हाँ, यहाँ पर जो सिलिकॉन है इसकी संयोजकता 4 होती है, यानी इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चारों तरफ से 4 परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपना सहसंयोजन बॉन्ड बना लेते हैं, यानी यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे इनका अष्टक पूरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर पहले क्या था, इसमें इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब यह साझेदारी किया तो इसका अष्टक पूरा हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए, अष्टक पूरा हो गया और इस तरह से एक जालक बना लेते हैं। अभी जो इसकी चालकता होती है, जब इसको हम लोग, वैसे तो सामान्य ताप पर इसकी चालकता 0 होती है, लेकिन जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो जब गर्म करेंगे तो इसके जो परमाणु होंगे उसमें वाइब्रेशन होगा, दोलन होगा, जिसके वजह से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब कहीं कहीं पर कोई बॉन्ड टूट जाएगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर एक खाली स्थान बनेगा। इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं होल या कोटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोटर बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हुआ है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन। हो गया क्लियर? अब ये क्या होंगे कि जब तक तो
जब तक इसमें कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाएगा, यानी इस चालक के बीच में, यानी अर्धचालक के सिरों के बीच में अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तब तक तो क्या होगा कि जो इनकी गति होगी अनियमित होगी, जिसकी वजह से जो धारा का मान होगा, जो नेट धारा का मान होगा वह शून्य होगा। लेकिन जब हम लोग इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। जैसे अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इस दिशा में गति करेंगे, इस दिशा में, लेकिन जो कोटर होते हैं वह इसके विपरीत दिशा में गति करेंगे। यानी जो कोटर होंगे उसको हम धनावेश मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर धनावेश उत्पन्न होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगी उसका जो आवेश होगा वह ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, लेकिन जो कोटर होते हैं उसका जो आवेश होता है वह पॉजिटिव होता है। दोनों पर जो आवेश होता है, आवेश का जो परिमाण होता है वह 1 यूनिट के बराबर होता है। और हम जानते हैं 1 यूनिट का मान कितना होता है, 1 यूनिट आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। जो कोटर होंगे उसकी दिशा इधर होगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो तो समझ में आ रही है, लेकिन कोटर कैसे गति करते हैं ये भी समझ लिया जाए। कोटर कैसे गति करेंगे, जैसे यहाँ पर कोटर है, यानी यहाँ पर खाली स्थान है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इस खाली स्थान को भरने के लिए यहाँ से कूद के यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आके आएगा तो यह वाला जो खाली स्थान है वो भर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक खाली स्थान उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ पर खाली स्थान भर गया, लेकिन यहाँ पर एक खाली स्थान उत्पन्न हो गया, यानी जो कोटर है यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। और वैसे ही जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, जो निकटतम इलेक्ट्रॉन होगा वह कूद के इसमें आएगा, तो यहाँ पर तो खाली स्थान भर गया, लेकिन यहाँ पर जो खाली स्थान है वह उत्पन्न हो गया है, यहाँ पर एक कोटर उत्पन्न हो गया। इसी तरह से यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कूद के जाएगा तो यहाँ पर खाली स्थान भरेगा, लेकिन यहाँ पर कोटर उत्पन्न हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोटर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ पर चला गया, यानी कोटर भी गति करते हैं। हो गया क्लियर? लेकिन जो कोटर की गति की दिशा होती है वह हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इधर होगी, इसके विपरीत, यानी विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी। लेकिन जो कोटर की दिशा होगी, कोटर की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अब दोनों के कारण अगर धारा का मान देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो धारा की दिशा होता है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहा है तो जो धारा की दिशा होगी वो किधर होगी, धारा की दिशा हो जाएगी इधर। और इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, IE से, यानी जो इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, IE बोलेंगे। अब जो यहाँ पर कोटर की दिशा है वह इधर है, तो कोटर मतलब क्या होता है, धनावेशी होता है, जिसकी वजह से जो धारा की दिशा होगी हमेशा धनावेश के गति की दिशा में होती है। तो इसके कारण भी जो धारा की दिशा होगी वह इसी दिशा में होगी। यानी अगर हम लोग इसको IH से प्रदर्शित करें तो IH की दिशा भी इधर ही होगी, यानी दोनों की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। यानी जो दोनों के कारण उत्पन्न धारा का मान है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। और इस तरह से अगर हम लोग को कुल धारा का मान ज्ञात करना हो तो क्या कर सकते हैं, दोनों धाराओं को जोड़ सकते हैं। यानी अगर टोटल धारा का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं I = IE और प्लस यहाँ पर हो जाएगा IH, I = IE + IH हो गया। अब अगर हम लोग इसको अनुगमन वेग के आधार पर इसको लिखें तो हम लोग पढ़े थे कि I = होता है NEAVD, NEAVD। N क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या कोटरों की संख्या है। यहाँ पर जो E है वह 1 यूनिट आवेश के बराबर है। जो यहाँ पर A है वह जो चालक होगा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और जो VD है वह कोटर या इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। अब इसके आधार पर हम लोग दोनों का मान लिखेंगे। तो जो IE का मान होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया N, यानी यह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में। तो चूंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो N होगा उसके स्थान पर लिखेंगे NE, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एकांक आयतन में, और चूंकि यहाँ पर यूनिट आवेश था तो उसको तो लिखना ही है, E हो गया। उसके बाद से फिर ये रहेगा, दोनों के लिए सेम है तो ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद से फिर VD है तो यहाँ पर हम लोग VD ना लिख कर क्या लिखेंगे, VE लिखेंगे। यह इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, चूँकि दोनों में अंतर करना है तो इलेक्ट्रॉन के लिए VA लिखेंगे और
कोटर के लिए VH लिखेंगे। अब उसके बाद से IH का मान लिखना है, तो क्या लिखेंगे, IH के लिए लिखेंगे NHEA इंटू VH। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे NH लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एकांक आयतन में कोटरों की संख्या है, E और A तो दोनों के लिए सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अनुगमन वेग होगा वह कोटर के लिए VH लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए VE लिखा गया है और कोटर के लिए VH लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। जो भी इसमें कॉमन है पहले कॉमन ले लिया जाए। तो जब कॉमन लेंगे तो इसमें हम लोग कॉमन देख रहे हैं स्मॉल e इंटू कैपिटल ए कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा NE और यहाँ पर हो जाएगा VE प्लस क्या बचा है, यहाँ पर बचा है NH और इंटू VH। ये हो गया I का मान। किसका मान है, यह I का मान हो गया। तो यहाँ तक भी हम लोग I का मान लिख सकते हैं। हो गया। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर NE और NH दोनों बराबर हों, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एकांक आयतन में कोटरों की संख्या अगर सेम हो, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये N के बराबर है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं NE बराबर NH बराबर, इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, N लिख लेते हैं। दोनों को बराबर मान लिया और इसको N के बराबर मान लिए। तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल A। NE के स्थान पर भी N रहेगा और यहाँ पर VE है तो V तो रहेगा ही, VE हो गया। उसके बाद से यहाँ पर भी NH के स्थान पर N ही लिखेंगे और यहाँ पर VH है तो VH लिखा जाएगा। दोनों में से N कॉमन है, N को कॉमन ले सकते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा NEA और अंदर होगा VE प्लस VH। क्या हो गया, ये VE प्लस VH के बराबर हो गया। इस तरह से भी हम लोग I का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसकी गतिशीलता के रूप में इसको व्यक्त करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि जो म्यू का मान होता है वो किसके बराबर होता है, VD अपान E के बराबर होता है। यानी एकांक क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो अनुगमन वेग होता है उसी को हम लोग गतिशीलता कहते हैं और इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से अगर हम लोग को VD का मान लिखना हो तो VD बराबर लिख सकते हैं म्यू इंटू E। क्या हो जाएगा, म्यू इंटू E। अब यहाँ पर जो म्यू का मान होगा वो दोनों के लिए अलग होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा और फिर कोटर के लिए भी अलग होगा। तो इसी तरह से हम इसको दर्शाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये I इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा फिर NEA और यहाँ पर लिख सकते हैं V के स्थान पर क्या लिखेंगे, म्यू E इंटू कैपिटल E। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू H इंटू कैपिटल E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के लिए समान है। अब इन दोनों में से हम लोग कैपिटल E को कॉमन ले सकते हैं। तो कैपिटल E को अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ पर, हाँ सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कर लिया जाए, A को इधर भेज दिया जाए। अगर A को हम लोग इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा I अपान A इक्वल टू NE और यहाँ पर हो गया कैपिटल E इंटू म्यू E प्लस म्यू H। ये हो गया। इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर I अपान A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I अपान A धारा घनत्व के बराबर होता है और धारा घनत्व को लिखा जा सकता है J। यानी J बराबर हो जाएगा NE और यहाँ पर हो गया कैपिटल E और अंदर हो जाएगा म्यू E प्लस म्यू H। अब अगर यहाँ पर हम लोग E को भी इधर भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये J अपान E इक्वल टू NE इंटू म्यू E प्लस म्यू H। ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि J अपान E का मान क्या होता है, चालकता के बराबर होता है। यानी धारा घनत्व और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है वह चालकता के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू NE इंटू म्यू E और प्लस यहाँ पर हो जाएगा म्यू H। और इस तरह से हम लोग निज अर्धचालक की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या ज्ञात होना चाहिए, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कोटरों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए और इन दोनों की गतिशीलता मालूम होनी चाहिए। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी और जो कोटर होते हैं इन दोनों की गतिशीलता मालूम होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग निज अर्धचालक की चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। तो बाह्य अर्धचालक उस अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि वैसे हम लोग देखे हैं कि जो निज अर्धचालक होते हैं उसकी जो चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है।
यानी अगर सामान्य ताप पर देखा जाए तो उसकी चालकता बिल्कुल भी कम होती है, बहुत ही कम होता है, यानी जीरो के बराबर भी मान सकते हैं। जब उसको गर्म किया जाता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं और कुछ कोटर उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से कुछ कांच इसकी चालकता बढ़ती है। लेकिन अगर हम लोग चालकता को और अधिक बढ़ाना चाहते हो तो क्या करेंगे, उसमें कोई अशुद्धि मिला देंगे, कोई बाह्य पदार्थ मिला देंगे जिसकी संयोजकता या तो 3 हो या तो 5 हो। वैसे तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। और जब अशुद्धि मिलाएंगे तो या तो 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाएंगे, या तो 4 संयोजकता वाला, या तो 5 संयोजकता वाला, या तो 3 वाला, या तो 5 वाला, या तो एक कम या तो एक अधिक। तो जब हम लोग 5 संयोजकता वाला कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, चूँकि 5 संयोजकता में क्या होता है, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें 5 होते हैं, यानी जिसकी संयोजकता 5 होती है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और चूँकि जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वह 4 सिलिकॉन परमाणुओं से बंद बना के अपनी जो अष्टक होगा वो पूरा कर लेंगे। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा इसमें का, वो क्या होगा, वैसे फ्री रह जाएगा, मुक्त रह जाएगा, किसी से यह बांड नहीं बनाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और चूँकि यहाँ पर जो आवेश वाहक है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस तरह की जो अर्धचालक बनेगा, जो इस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप का अर्धचालक। यानी वह अर्धचालक जिसकी संयोजकता मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप क्यों, क्योंकि निगेटिव टाइप अर्धचालक है, क्योंकि इसमें जो आवेश वाहक है वह ऋणात्मक है, निगेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसके वजह से इसमें चालकता हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक बोलेंगे। हो गया क्लियर। अब वैसे अगर पी टाइप अर्धचालक देखा जाए तो अगर हम लोग किसी निज अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अर्धचालक मिला दें, 3 संयोजकता वाला, इसमें क्या हुआ था, 5 संयोजकता वाला अर्धचालक मिलाते हैं, लेकिन इसमें अगर हम लोग 3 संयोजकता वाला अर्धचालक मिला देते हैं तो जो 3 संयोजकता वाला जो पदार्थ होगा उसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो 3 अलग अलग परमाणुओं से बॉन्ड बना लेंगे, सहसंयोजन बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो एक ऑर्बिटल होगा वह अभी भी खाली है। और ये जो खाली होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटर बोलेंगे। जो खाली स्थान होगा उसको क्या बोलेंगे, कोटर बोलते हैं, यानी होल बोलते हैं। और यहाँ पर कोटर है, चूँकि कोटर के आवेश को हम लोग धनावेश मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए इस प्रकार का अर्धचालक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी टाइप अर्धचालक बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको, पी टाइप अर्धचालक बोलते हैं। हो गया क्लियर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह अर्धचालक जिसकी संयोजकता कोटरों के कारण होती है, जिसकी संयोजकता मुख्यतः कोटरों के कारण होती है, उसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब एन टाइप अर्धचालक की बात करते हैं तो उसमें क्या बोला गया कि मुख्यतः इसमें जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। तो यहाँ पर मुख्यतः बोला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कांच इसमें कोटर भी होते हैं जो कि उष्मा के कारण कहीं कहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जो यहाँ पर बहुसंख्यक वाहक होंगे एन टाइप में वह क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो अल्पसंख्यक वाहक होंगे वह कोटर होंगे। लेकिन अगर हम लोग पी टाइप की बात करें तो इसमें जो बहुसंख्यक वाहक होंगे वो कोटर होंगे, और जो अल्पसंख्यक वाहक होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी इसमें भी कुछ कांच मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वह अल्प मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक वाहक बोलेंगे। जबकि इसमें कोटरों की संख्या अधिक होगी इसलिए इसे बहुसंख्यक वाहक बोलते हैं। अगर इसी का उल्टा इसमें देखा जाए तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह बहुसंख्यक वाहक होंगे, और जो कोटर होंगे वह अल्पसंख्यक वाहक होंगे। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड तो अगर पी टाइप के अर्धचालक को एन टाइप के अर्धचालक से परमाणुवीय रूप से जोड़ दिया जाए, परमाणुवीय रूप से मिला दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पी टाइप का अर्धचालक था और इधर एन टाइप का अर्धचालक है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए परमाणुवीय रूप से तो इसको क्या बोलेंगे, पीएन संधि डायोड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो पी क्षेत्र होता है उसमें बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं, और जहाँ पर कोटर होगा वहाँ पर उसका ऋणायन भी होगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे
उनके संगत धनायन भी होंगे। हो गया क्लियर। अगर इसको किसी परिपथ में दर्शाना हो तो हम लोग इस चित्र से यानी इस साइन से इसको इस सिंबल से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो पी टाइप होता है वह त्रिभुज के आकार का होता है और जो एन टाइप का होता है वह आयत के आकार का होता है। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अवक्षय परत का बनना या विभव प्राचीर भी इसी में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको समझाया जाए बढ़िया से। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक पीएन संधि डायोड है जिसमें इधर पी क्षेत्र है और इधर एन क्षेत्र है। इधर क्या है, इधर है पी क्षेत्र और इधर है एन क्षेत्र। अब इसमें जो पी क्षेत्र होगा उसमें क्वार्टरों की संख्या अधिक होगी और यहाँ पर जो एन क्षेत्र होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। तो चूंकि जहाँ पर जिसका घनत्व अधिक होगा वह कम घनत्व वाले दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। तो क्या होगा, चूंकि इधर क्वार्टरों की संख्या अधिक है और इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो जो क्वार्टर होंगे वह संध की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या होगा, संध की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, क्वार्टरों का विसरण कहेंगे। यानी क्वार्टर क्या होंगे, इधर से संध की तरफ विसरित होंगे और इधर से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी संध की तरफ विसरित होंगे। और जब इस संधि पर दोनों मिलेंगे तो क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। क्वार्टर और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। और जब उदासीन होंगे तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्या समझे थे कि जितने क्वार्टर होंगे उतने ऋणायन होंगे और इधर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही धनायन भी होंगे। तो अगर इसका जो क्वार्टर था, जो यहाँ पर ऋणायन दिख रहा है, इसका जो क्वार्टर है और जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, उदासीन हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ऋणायन होगा वह बच जाएगा, यानी जो क्वार्टर से उदासीन हो रहा था ऋणायन, अब वह उदासीन नहीं होगा। और इधर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से धनायन उदासीन हो रहे थे वो भी उदासीन नहीं होंगे। और इस तरह से एक संधि पर एक पतली परत इधर क्या बन जाएगी, ऋणायन की बन जाएगी और इधर एक पतली परत धनायन की बन जाएगी। और एक पतली परत को अगर हम लोग एक आवेशित प्लेट मान लें तो क्या बनेगा, एक तरह से एक संधारित्र बनेगा और संधारित्र में क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा या इसके बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। किधर दिशा होगी, प्लस से माइनस की तरफ होगी। और चूंकि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ है तो जो क्वार्टर होंगे, अब चूंकि हमेशा जो क्वार्टर होते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो क्वार्टर जब इधर जाएंगे तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसको रोकेगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जब इधर आएंगे तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वह इसको रोकेगा। यानी और अधिक विसरण को यह विद्युत क्षेत्र रोकने लगता है। और जो परत बनता है जिसमें धनायन और ऋणायन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर। क्या बोलेंगे, अवक्षय परत बोलेंगे या डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। यानी जो संधि के अगल बगल में यहाँ पर जो ऋणायनों की परत बन जाती है, धनायनों की परत बन जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षय परत बोलते हैं। और जो यहाँ पर विभवांतर आरोपित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। विभव प्राचीर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह और अधिक विसरण को रोकता है। जो यहाँ पर विभव प्राचीर का मान होता है वह सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.3 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 वोल्ट। यानी जो विभव प्राचीर का मान होगा, जो VB का मान है, वह सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट होता है। और जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वह 1 माइक्रोन के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगी। और इस तरह से अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के विभव प्राचीर की बात करें तो अगर इसका हम लोग एवरेज देखें तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज इसका आ जाता है 0.5। 0.5 कैसे आएगा, अगर इसको हम जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो जो इसका एवरेज वैल्यू होगी वह 0.5 के बराबर होगी। हो गया क्लियर। यानी जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर के बराबर होती है और जो इसका विभव प्राचीर का मान होता है वह लगभग 0.5 वोल्ट के बराबर होता है। सिलिकॉन के लिए 0.3 होगा और जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अवनति। अवनति मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से अगर हम लोग किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड को जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवनति बोलते हैं। और हम लोग इसको 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, पहला जो है वह अग्रवनत है यानी फॉरवर्ड बायसिंग है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ते हैं पी क्षेत्र से और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ते हैं एन क्षेत्र से। तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह क्वार्टरों को संधि की तरफ धकेलता है
और जो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल है वह क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को संधि की तरफ धकेलेगा, जिसकी वजह से संधि पर क्वार्टर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से कुछ अधिक हो जाती है और जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वह पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। हो गया क्लियर? इसको अगर और डिटेल से समझा जाए तो ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को यह खींच रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर खींचेगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा वहाँ पर क्वार्टर उत्पन्न हो जाएगा। जब क्वार्टर उत्पन्न होगा तो यह संधि की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी तरह से इधर जो माइनस टर्मिनल है, जो ऋण टर्मिनल है, वह क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ज्यों ही यहाँ पर क्वार्टर उत्पन्न होगा त्यों ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होगा। यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, चूँकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिससे क्वार्टर उत्पन्न हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिससे यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे और संधि पर मिलकर उदासीन होते रहेंगे, और जितने क्वार्टर इलेक्ट्रॉन उदासीन होंगे उतने ही यहाँ पर क्वार्टर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न भी होंगे। और जो फॉरवर्ड बायसिंग होता है उसमें क्या होता है, जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वह पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रतिरोध का मान होता है वह भी कम हो जाता है। अगर इसको हम लोग ऐसे समझें तो जो क्या है, इधर क्या है, इधर हम लोग बनाए हैं, इधर हम लोग लगा रहे हैं अग्र वोल्टेज, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज है। अब ज्यों ज्यों हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं त्यों त्यों जो धारा का मान होता है बढ़ता जाता है। लेकिन जब तक यह विभव प्राचीर से कम रहता है, यानी जो बाह्य यहाँ पर विभवांतर हम आरोपित करते हैं, अगर उसका मान VB से कम रहता है तब तक तो पर्याप्त मात्रा में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं कि जब तक 0.3 से कम है तब तक जो धारा का मान है वो बहुत ही कम है। लेकिन जब यह 0.3 को पार कर जाता है तब क्या होता है, तब यह धीरे धीरे धारा का मान बढ़ने लगता है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि इसमें उल्टा जोड़ते हैं। उल्टा मतलब जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम जोड़ते हैं P क्षेत्र से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ते हैं N क्षेत्र से। तो चूंकि यहाँ पर निगेटिव है और जो निगेटिव होगा वह क्वार्टर को आकर्षित करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव होगा वह फ्री इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर क्वार्टर संधि से दूर जाने लगते हैं और इधर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह संधि से दूर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है, जो डिप्लेशन लेयर होता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जब इसकी चौड़ाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बहुत अधिक हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब हम लोग उल्टे दिशा में विभवांतर को आरोपित करते हैं तो वैसे तो धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, या बहुत ही कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। वो भी किसके वजह से, अल्पसंख्यक वाहक के वजह से। अल्पसंख्यक वाहक की वजह से क्यों? क्योंकि यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि P क्षेत्र में भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वैसे N क्षेत्र में भी कुछ क्वार्टर होते हैं। तो यही इसमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वह इधर जाएंगे और इधर से जो क्वार्टर होंगे वह इधर जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ धारा प्रवाहित होती है, लेकिन धारा का मान बहुत ही कम होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोग जो उत्क्रम वोल्टेज है इसको अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि अचानक संधि पर बहुत सारे बांड टूटने लगेंगे। जितने भी सहसंयोजन बांड बनाए थे वह टूटने लगेंगे और अचानक बहुत अधिक मात्रा में क्वार्टर भी उत्पन्न होंगे और बहुत अधिक मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से धारा का मान अचानक बहुत ही अधिक हो जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें क्या होता है, दोनों ग्राफ जो हम लोग देखे थे पहले वाले स्लाइड में, जैसे इसमें हम लोग क्या देखे थे, इसमें ऐसे गया था ऊपर की तरफ, और दूसरे वाले स्लाइड में क्या हुआ था, इसमें ऐसे गया था नीचे की तरफ। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र बोलते हैं। यानी जब फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा तो धारा ऐसे प्रवाहित होगी वोल्टेज के साथ, और जब उत्क्रम में होगा तब ऐसे प्रवाहित होगा। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो चूंकि अभी तक तो हम लोग यह समझ चुके हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें धारा की दिशा एक ही तरफ होती है। जैसे अगर हम लोग इसमें समझें तो पहले क्या हुआ था, जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होती है ऐसे, लेकिन जब हम लोग रिवर्स बायसिंग में जोड़ते हैं तो जो इसका प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान बहुत ही कम होता है। यानी अगर हम लोग फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होती है, फॉरवर्ड में धारा प्रवाहित होती है, जबकि रिवर्स में धारा प्रवाहित
नहीं होती है। और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पीएन संधि डायोड होता है एक तरह से वाल्व का कार्य करता है। वाल्व मतलब क्या होता है कि अगर एक ही दिशा में जो गति के लिए परमिशन दे। वाल्व क्या होता है, अगर हम लोग नल का एग्जांपल लें तो नल में क्या होता है, नल में जो पानी होता है वो सिर्फ नीचे से ऊपर आ सकता है, ऊपर से नीचे नहीं जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल्व कहते हैं। जो नल होता है उसके बीच में ऐसे एक वाल्व लगा होता है और नीचे पाइप होता है। इसकी खासियत क्या होती है, जब हम लोग ऊपर वाशर द्वारा पानी को खींचते हैं तो पानी नीचे से ऊपर तो जा सकता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जा सकता है। ये क्या करता है, एक ही दिशा में पानी को जाने की अनुमति देता है। उसी तरह से जो पीएन संधि डायोड होता है वह भी धारा की दिशा को एक ही तरफ के लिए परमिशन देता है। यानी फॉरवर्ड में अगर हम जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होती है और रिवर्स में जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे जोड़ा जाता है। यानी इसको हम लोग रेक्टिफायर के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग करने का मतलब क्या होगा कि अगर एसी में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम लोग डीसी में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसके लिए जो परिपथ है, जो सर्किट है, वह ऐसे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की यह कुंडली L1 है और यह कुंडली L2 है। और हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी धारा प्रवाहित होती है। और एसी धारा की खासियत क्या होती है कि जो अर्धचक्र होता है, जैसे अगर पूरा चक्र की बात की जाए तो वह 2 अर्धचक्रों में बटा हुआ होता है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो इसका ग्राफ होगा वह ऐसे बनेगा तरंग के रूप में। यानी आधे चक्र में जो धारा की दिशा होगी वह पॉजिटिव होगी और दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है। एक मिनट, यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। यानी पहले अर्धचक्र में पॉजिटिव है, दूसरे अर्धचक्र में निगेटिव है, फिर से पॉजिटिव होगा, फिर से निगेटिव होगा। इस तरह से धारा का दिशा हमेशा बदलता रहता है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं जब पहले अर्धचक्र के दौरान जब ये वाला जो सिरा होगा, ये वाला अगर वह पॉजिटिव है तब क्या होगा, तब यह फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। कैसे होगा, यह फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, यानी अग्र अवनत में होगा। और जब अग्र अवनत में होगा तो इसमें धारा की दिशा मतलब धारा इसमें प्रवाहित हो सकता है। यानी जो पीएन संधि डायोड होगा वह धारा को प्रवाहित होने की अनुमति देगा। लेकिन जब यह ये वाला दूसरे अर्धचक्र में निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या होगा, तब यह रिवर्स बायसिंग में होगा। और जब रिवर्स बायसिंग में होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी अगर इसको हम ग्राफ से समझे तो जब तक यह पॉजिटिव है तब तक तो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी सिग्नल हम लोग को मिल रहा है, जो आउटपुट सिग्नल है वो मिल रहा है। लेकिन जब यहाँ पर निगेटिव हो रहा है, यानी जो दूसरा अर्धचक्र है, जो दूसरा हाफ साइकिल है, उसमें अगर ये तो निगेटिव हो जाता है ये वाला सिरा, तब यह रिवर्स बायसिंग में होता है। और रिवर्स बायसिंग में होने की वजह से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी नीचे की तरफ वो धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी यहाँ पर धारा का मान 0 होता है। लेकिन फिर जब आगे अगले अर्धचक्र में अगर यह पॉजिटिव होता है तो फिर से क्या होगा, फिर से इसमें धारा प्रवाहित होगी और जब निगेटिव होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। हो गया क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग एक जोड़ देते हैं लोड प्रतिरोध। लोड प्रतिरोध की वजह से क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में विभवांतर होगा और इसी विभवांतर को हम लोग आउटपुट वोल्टेज के रूप में प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, जो पहला वाला था उसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में था, यानी आधे चक्र का ही दिष्टीकरण हो रहा था, आधा चक्र गायब हो जा रहा था, यानी आधे चक्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। अब इसको भी खत्म करने के लिए हम लोग इसे समझ सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 डायोड का प्रयोग करते हैं। एक हो गया D1, इसको ऐसे जोड़ देंगे और उसके बाद से दूसरा हो जाएगा D2, इसको इधर से नीचे से जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होगा, अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पर अगर ये वाला सिरा पॉजिटिव होगा तो जो यह वाला पथ होगा उसमें धारा प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि अगर यह पॉजिटिव है तो बी वाला क्या होगा, बी वाला हो जाएगा निगेटिव। या यहाँ से अगर समझे हम लोग तो इधर से जो होगा वह निगेटिव होगा। यानी पी क्षेत्र से पॉजिटिव जुड़ा है और एन क्षेत्र से निगेटिव अगर जुड़ा है तो यह फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, अग्र अवनत में होगा। और जब यह फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। और धारा की दिशा किधर होगी, धारा की दिशा होगी इस दिशा में, ऐसे धारा प्रवाहित होगी। और तब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए लोड प्रतिरोध में, यानी जो RL है उसमें जो धारा की दिशा होगी वह C से D की तरफ होगी। किधर हो रही है, C से D की तरफ। इसमें ध्यान देना है कि यहाँ पर जो धारा की दिशा होगी किधर होगी, वह C से D की तरफ होगी। अब उसके बाद से जो अगला अर्धचक्र होता है
उसमें क्या होगा, जो ए वाला होगा वह निगेटिव हो जाएगा और जो बी वाला होगा वह पॉजिटिव हो जाएगा। ए सिरा निगेटिव, बी सिरा पॉजिटिव। जब ए सिरा निगेटिव होगा तो ये वाला हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में। यह किस में होगा जी, उत्क्रम बायसिंग में हो जाएगा। और उत्क्रम बायसिंग में होने की वजह से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जबकि यह वाला है फॉरवर्ड बायसिंग में, यानी अग्रवृत्त में है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा भी ऐसे ही होगी, ऐसे। और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि जो धारा की दिशा है वो किधर है, सी से डी की तरफ है। किधर है, सी से डी की तरफ अब भी धारा की दिशा है। हो गया क्लियर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर इसको ग्राफ से समझे तो हम यह देख रहे हैं कि जो पहला अर्धचक्र है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह किसकी वजह से प्रवाहित हो रहा है, D1 की वजह से। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है D1 की वजह से और इसकी दिशा C से D की तरफ है। और फिर जो दूसरा अर्धचक्र है उसकी वजह से भी धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसकी दिशा इधर है, यानी इस बार भी C से D की तरफ ही है। तो यह जो धारा प्रवाहित हो रही है वह D2 की वजह से हो रही है। और इस तरह से बार बार जब ये पॉजिटिव होगा तो D1 की वजह से, जब B पॉजिटिव होगा तो D2 की वजह से इसमें धारा प्रवाहित होगी। और हमेशा धारा की दिशा C से D की तरफ होगी, यानी इसमें दिशा एक ही दिशा में होगी। और जब एक ही दिशा में होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जो धारा है, जो निर्गत धारा है वह DC है। वो क्या है, DC है। जो निवेशी था वो क्या था, AC था। और जो निर्गत है वो क्या है, DC है। यानी इसकी दिशा एक ही है। लेकिन फिर भी इसमें हम लोग एक समान धारा प्राप्त नहीं करते हैं। अगर इसको इस ग्राफ को देखा जाए इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी धारा का मान कम या अधिक हो रहा है। अब इसको भी अगर ख़त्म करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो परिपथ होता है उसके बीच में कहीं कैपेसिटर जोड़ देंगे। कैपेसिटर की वजह से जो धारा का मान होगा वह लगभग समान हो जाएगा। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन दोनों एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं इस दोनों चित्र से। जैसे जो पहला था उसमें क्या था, पहले हम लोग देखे थे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और दूसरा क्या देखा गया है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अर्ध तरंग में क्या होता था, आधे चक्र का ही दृष्टिकरण होता था, जबकि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी था उसमें क्या हो रहा था, उसमें दोनों यानी दोनों अर्ध चक्रों का भी दृष्टिकरण हो रहा था। यानी ये वाला भी, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही थी और इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही थी और दोनों की दिशा एक ही थी। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो ये हाथ वाला नल होता है, हैंडपम्प होता है, उसमें क्या होगा, जब हम लोग इसको नीचे दबाते हैं तो पानी गिरता है। क्या होता है, जब हम लोग नीचे दबाएंगे तो पानी गिरेगा, लेकिन जब हम लोग इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो पानी नहीं गिरेगा। उसी तरह से इसको भी समझ सकते हैं कि अगर यह पॉजिटिव है तो धारा प्रवाहित होगा, लेकिन जब यह निगेटिव है तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसी तरह से यहाँ पर जो नल का एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा था, जब हम लोग इसको नीचे दबा रहे थे तो पानी नीचे गिर रहा था, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, हैंडल को ऊपर लेकर जाएंगे तो कोई पानी इसमें से नहीं गिरेगा। हो गया क्या, यानी इसमें आधे चक्र में ही काम हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम लोग इससे समझे, ये क्या होता है, पैर वाला एक नल होता है जिससे हम लोग खेतों में सिंचाई वगैरह करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो इसमें पैडल बने होते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जब एक पैडल को दबाया जाता है तो दूसरा पैडल ऊपर आता है, जब दूसरे पैडल को दबाया जाता है तो जो पहला पैडल होता है वह ऊपर आता है। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब इसको हम लोग दबाते हैं, इस पैडल को दबाते हैं तो पानी नीचे गिरता है, मतलब इसमें से पानी गिरेगा, लेकिन यह उस समय ऊपर जा रहा होगा, यानी इसमें से, इस वाले पाइप में से पानी नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद से जब यह पैडल ऊपर आएगा तो इस पैडल को दबाया जाता है, यानी तब क्या होता है, तब भी पानी गिरेगा और तब इसमें से पानी नहीं गिरेगा। लेकिन दोनों मिलाकर इसमें लगातार पानी गिरता रहेगा, कभी इसमें से गिरेगा, कभी इस पाइप से गिरेगा तो कभी इस पाइप से गिरेगा। जब इसमें से गिरेगा तो इसमें से नहीं गिरेगा, लेकिन जब इसमें से गिरेगा तो इसमें से नहीं गिरेगा, लेकिन दोनों मिलकर पानी निकालते रहते हैं और लगातार पानी का मतलब धारा का मान प्राप्त होता है। वैसे इसमें भी क्या होता था, इसमें भी जब इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी, और जब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी तो इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। हो गया क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं। और एलईडी को हम लोग अपने घरों में देखते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है। एलईडी में क्या होता है, एलईडी में हम लोग इसको अग्रवृत्त में जोड़ते हैं, यानी इसको फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ा जाता है। यह पीएन संधि डायोड ही होता है। अब इसमें अगर हम लोग बैटरी के धन टर्मिनल को पी क्षेत्र से जोड़ दें और
ऋण टर्मिनल को n क्षेत्र से जोड़ दें तो क्या बन जाता है, एक लाइट एमिटिंग डायोड यानी LED बनता है। अब यहाँ पर जो R है वह इसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब इसका समझा जाए कि मतलब इसमें प्रक्रिया कैसे घटित होती है, कैसे मतलब यह इसमें से प्रकाश निकलता है। तो ऐसे समझ लिया जाए, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो डायोड होते हैं उसमें दो क्षेत्र होता है, P क्षेत्र होता है और N क्षेत्र होता है। इसमें से जो कोटर होते हैं और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ते हैं, अग्रवृत्त में जोड़ते हैं, तो क्या होते हैं, जो कोटर होंगे वह संधि की तरफ आएंगे यानी इधर से इधर आएंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी संधि की तरफ आते हैं। जब इस संधि की तरफ आते हैं तो दोनों मिलकर उदासीन हो जाते हैं, और जो इनकी ऊर्जा होती है वो फोटानों के रूप में मुक्त होती है। चूँकि ये जब गति करते हुए आ रहे थे तो इनकी कुछ ऊर्जा होगी, और जो ऊर्जा होगी वह चूँकि इनका अस्तित्व दोनों का समाप्त हो गया, न तो कोटर रहा न तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहा। जब इनका अस्तित्व समाप्त हो गया तो जो इनकी ऊर्जा थी वह कहाँ जाएगी, वह फोटान के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी यहाँ पर अगर समझा जाए तो P क्षेत्र से कोटर जाते हैं, N क्षेत्र से फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब संधि पर मिलते हैं तो इन दोनों की ऊर्जा फोटान के रूप में बाहर आ जाती है, और यह प्रकाश के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो LED होता है इसकी खासियत यह होती है कि जो प्रकाश निकलता है उसमें ऊष्मा कम निकलता है, लेकिन जो हम लोग टंगस्टन वाला पहले बल्ब यूज करते थे उसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होता था, जिससे जो ऊर्जा व्यय का मान होता था वह अधिक होता था। चलिए आगे देखते हैं फिर इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जैसे इसमें किसी अलार्म के रूप में LED का प्रयोग कर दिया जाता है, या जो कंप्यूटर मेमोरी होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन या डेटा इनपुट होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, या अवरक्त विकिरण का मतलब जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं उसको उत्सर्जित करने के लिए भी LED का प्रयोग किया जाता है, वो भी रिमोट में। जो रिमोट होता है उसके आगे जो बल्ब लगा होता है वो क्या होता है, LED होता है। क्योंकि उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर हम लोग कैमरा खोल के कैमरा के सामने उसको बटन को प्रेस करेंगे रिमोट के तो वो प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं। वैसे आँख से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अवरक्त विकिरण होता है, और अवरक्त विकिरण को हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला है फोटोडायोड। फोटोडायोड LED का ही उल्टा है। LED का उल्टा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ते हैं P क्षेत्र से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ते हैं N क्षेत्र से, और इसके बीच भी एक प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसकी वजह से यह जो फोटोडायोड होगा वह क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें जो LED था उसमें प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था, जबकि इसमें प्रकाश आपतित कराया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जो P क्षेत्र होता है और जो N क्षेत्र होता है उसको किसी प्लास्टिक या कांच के कवर में रखा जाता है, और जहाँ पर संधि होता है वहाँ पर खाली छोड़ दिया जाता है, यानी वहाँ पर प्रकाश को आपतित कराया जा सकता है। जैसे यहाँ पर पूरे PN संधि डायोड को क्या किया गया है, पूरे एक खोल में रख दिया गया है। ये प्लास्टिक का भी हो सकता है या कांच का भी हो सकता है, और इसको पूरा काला कलर कर दिया जाता है। काला कलर करने से होता है कि जो प्रकाश होता है वह भीतर जाके परावर्तित नहीं होता है। अब यहाँ पर जब जैसे अगर इसको और डिटेल में समझे तो क्या हुआ है कि इसको जोड़ा जाता है रिवर्स बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः धारा प्रवाहित नहीं होती है, सामान्यतः इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग प्रकाश आपतित कराते हैं, जब यहाँ पर प्रकाश गिरेगा संधि पर, तो संधि पर क्या होता है, अचानक अधिक मात्रा में बंध टूटने लगते हैं। प्रकाश की ऊर्जा पाकर जो फोटान गिरते हैं उसके वजह से जो बांड होता है वह टूटने लगता है। जब बांड टूटेगा तो अधिक मात्रा में कोटर और फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से इसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी जब तक प्रकाश गिरेगा तब तक तो धारा प्रवाहित होगी, और जब प्रकाश नहीं गिरेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, या जो धारा का मान होता है वो बहुत ही कम होता है। वो किसकी वजह से होता है, अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से होता है। हो गया। चलिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं उसके डिटेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम रिमोट से जो सूचना भेजते हैं उसको ग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है। LED के द्वारा हम लोग सूचना को भेजते हैं। जैसे अगर हम लोग रिमोट और DVD की बात करें या TV की बात किया जाए, तो जो रिमोट में लगा होता है आगे बल्ब के जैसे, वो क्या होता है, LED होता है, और जो
टीवी या डीवीडी में लगा होता है सेंसर, वो क्या होता है, फोटो डायोड होता है। तो जो इधर से प्रकाश जाता है उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटो डायोड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, प्रकाश संचालित कुंजियों का प्रयोग, यानी जो स्विच होते हैं, कुछ स्विच ऐसे होते हैं जो प्रकाश द्वारा ही संचालित होते हैं। जैसे इस समय रोड पर सोलर लाइट लगाए जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब तक दिन रहता है तब तक तो लाइट नहीं जलता है, लेकिन जब ही अंधेरा होने लगता है लाइट ऑटोमेटिक जलने लगता है। उसमें क्या किया जाता है, फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। फोटो डायोड में क्या होगा, जब तक प्रकाश आपतित होगा तब तक तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, और जब उसके संधि पर प्रकाश आपतित नहीं होगा, यानी फोटान आपतित नहीं होंगे, तब धारा प्रवाहित नहीं होता है। इसमें आगे तीसरा क्या दिया है, कंप्यूटर पंच कार्डों को पढ़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम लोग डीवीडी प्लेयर को देखें तो डीवीडी प्लेयर के ऊपर जो डीवीडी लगा होता है उस पर एक एलईडी के जैसे कुछ दिखता है। जो एलईडी के जैसे दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते हैं। और फोटो डायोड क्या करता है, जो सूचना होता है, जो उसका डेटा होता है, जो उसके सिग्नल होते हैं, उसको पढ़ता है और उसको हमारी भाषा में कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। अगला है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा यह, जो सोलर सेल होते हैं वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और सोलर सेलरों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर पैनल बोलते हैं, जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर होता है पी क्षेत्र, और पी क्षेत्र बहुत ही पतला होता है। कितना पतला होता है, तो 0.2 mm के लगभग बराबर होता है। और उसके भीतर उसके जो नीचे परत होती है वो क्या होता है, यन क्षेत्र का होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, जो इसकी मोटाई होती है, वो लगभग 300 mm के बराबर होती है। पी क्षेत्र बहुत पतला है, इसका कारण यह है कि जब भी प्रकाश गिरता है तो सीधे संधि तक पहुंच जाता है। अगर पी क्षेत्र पतला नहीं होता तो संधि तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, लेकिन पी क्षेत्र इतना पतला है कि जो भी प्रकाश गिरता है वह संधि पर पहुंच जाता है। एक बात और ध्यान देना है कि जो सोलर सेल होता है उसको भी हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में यानी अग्र अवनत में जोड़ते हैं। तीनों को देख लिया जाए, जो एलईडी होता है उसको हम जोड़ते हैं अग्र अवनत में, और जो फोटो डायोड होता है उसको जो जोड़ते हैं हम लोग पश्च अवनत में, लेकिन जो सोलर सेल होता है उसको भी हम लोग अग्र अवनत में ही जोड़ते हैं, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में ही जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पी क्षेत्र है और यहाँ पर यन क्षेत्र है। इसके ऊपर ये उंगली नुमा क्या होते हैं, एनोड होते हैं, जो कि धातु के बने होते हैं। और इसके नीचे यानी जो यन क्षेत्र है उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होता है कैथोड, यानी कोई धातु की पतली परत होती है जो कि कैथोड का कार्य करती है। जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, जब फोटान गिरते हैं तो जो संधि पर बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटता है तो अधिक मात्रा में कोटर उत्पन्न होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होते हैं। तो जो कोटर होते हैं वो किधर जाते हैं, वो निक्षेपित होने लगते हैं पी क्षेत्र की तरफ, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निक्षेपित होने लगते हैं यन क्षेत्र की तरफ, जिसकी वजह से इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर आरोपित हो जाता है। और इसी विभवांतर की वजह से क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर कोई प्रतिरोध इसमें प्रयोग कर दिया जाए इसके बीच में तो क्या होगा, इसके बीच में धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये क्या बन जाता है, एनोड बन जाएगा, और ये वाला क्या बनेगा, ये वाला कैथोड बन जाएगा। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।